नमस्कार। मैं मनमोहन मिश्र। दोस्तों, मैंने अपने पिछले वीडियो में यह बात बताई थी कि अरविंद केजरीवाल आरएसएस के एक भयानक खतरनाक प्लान के प्रोजेक्ट ए थे और प्रोजेक्ट ए फेल हो चुका है। प्रोजेक्ट ए के जरिए ही आप बनाया गया था, अन्ना हजारे को लाया गया था, आंदोलन किया गया था, कांग्रेस के खिलाफ माहौल बनाया गया था और सत्ता हासिल की गई थी। ये सब कुछ प्रोजेक्ट ए था और ए प्रोजेक्ट में भारत को दो पार्टी लोकतंत्र पर ले जाना था। 100 नहीं कर पाई आरएसएस, तो अब एक पार्टी लोकतंत्र पर ले जाने की योजना में काम कर रही है और प्लान बी एक्टिव कर चुकी है, शुरू कर चुकी है। अब रहा सवाल आपका मैं पहले ही बता चुका हूं, आपका विलय हो जाएगा। अरविंद केजरीवाल भी शामिल होंगे बीजेपी में और वो दिल्ली के मुख्यमंत्री बनाए जाएंगे। थोड़े दिन इंतजार कीजिए, आपके सामने आ जाएगा। उस पर बात करने के लिए आज नहीं आया हूं मेरे दोस्त। ये सारी बातें तो क्लियर हो चुकी हैं और अब इसी सोच या इसी सिद्धांत को लेकर के दूसरी पार्टियां, यहां तक कि कांग्रेस भी आगे बढ़ रही है। अब उस बात को जो मैंने 10 सालों से कह रहा हूं, वो बात अब कांग्रेस के बड़े नेता और कांग्रेस भी अब खुल करके सामने रखने लगी है, चाहे वो केजरीवाल के बारे में हो, चाहे और दूसरी बातें। अब आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्त। आज का विषय क्या है? आज का विषय यह है कि तमिलनाडु, केरल, असम, वेस्ट बंगाल और पुदुचेरी में चुनाव हो चुका है। यानी 5 राज्यों में चुनाव हो चुका है। बम्पर वोटिंग हुई है। तो पहले तो मैं ये बताऊंगा कि बम्पर वोटिंग क्यों हुई। अलग अलग लोग अलग अलग विचारधारा से, अलग अलग सोच से धारणाएं बना रहे हैं, लेकिन मैं आपको वास्तविक कारण बताऊंगा कि बम्पर वोटिंग क्यों हुई है। दूसरी बात जो आपके सामने आज बतानी है और रखनी है मेरे दोस्त, चाहे जितनी भी चोरी कर ले बीजेपी और की इस चुनाव में, इस 5 राज्यों के चुनाव में सारी हदें पार करके उन्होंने चोरी की, वोट चोरी की, वोट चोरी के सारे हथकंडे अपनाए, फिर भी तमिलनाडु, केरल और वेस्ट बंगाल में तो किसी भी कीमत पे जीत नहीं सकती, सरकार नहीं बना सकती। थोड़ी बहुत सीटें मिल जाए वही बहुत है, उसी से उसे संतोष करना पड़ेगा। पुदुचेरी एक छोटा सा राज्य है, वहां के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। शायद वो रही बात असम की, लड़ाई असम में है कांग्रेस और बीजेपी के बीच में। इस चुनाव में अगर आसाम बचा ले जाए बीजेपी, तो ये बहुत बड़ी जीत होगी उसकी। इससे आगे हट करके, इसके आगे बढ़ करके सोचने के बारे में भारतीय जनता पार्टी छोड़ दे, अगर सोच रही है तो छोड़ दे। और ये तय हो चुका है, आज वोटिंग पड़ चुकी है। वोटिंग के रुझान और जो बातें सामने अब धीरे धीरे आपके सामने आएंगी, एग्जिट पोल भी आएगा और रिजल्ट भी आएगा, उसके कोई मायने नहीं है। आज तमिलनाडु, केरल और वेस्ट बंगाल में भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं जीत सकती, इसका भी कारण आपको बताएंगे। और अंतर्राष्ट्रीय कुछ मुद्दे, जहां जैसे भारत पाकिस्तान से भी डिप्लोमेसी में पीछे रह गई है, इस बात को स्वीकार करे या ना करे, और ये एकमात्र नरेंद्र मोदी के कारण हुआ है, कोई और दूसरा कारण नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के लोग, आरएसएस में भी आरएसएस के बड़े लोग बोल तो रहे हैं, लेकिन मुंह दबा के या पीछे मुंह करके सीधे सामने आकर बोल नहीं रहे हैं। और वैसे भी उनमें बोलने का साहस कभी नहीं रहा, चाहे आजादी के पहले हो या आजादी के बाद। कायरता उनमें कूट कूट कर भरी हुई है। तो सच भी बोलने के लिए वो 100 बार सोचते हैं। मैं आरएसएस की बात कर रहा हूं, इसलिए ये उम्मीद तो नहीं की जा सकती कि वो सामने आकर स्वीकार करेंगे और सच बोलेंगे मेरे दोस्त। तो बात कर लेते हैं, केजरीवाल का किस्सा बता दिया, फैसला बता दिया मेरे दोस्त। केजरीवाल का इस्तेमाल अब हो चुका है, यानी अब उनकी जरूरत नहीं रही, यानी आप पार्टी की अब जरूरत नहीं रही, क्योंकि प्लान ए फेल हो चुका है। और अब आप पार्टी रह के भी क्या करेंगी, क्योंकि कांग्रेस को पीछे धकेलने की
और कांग्रेस को मिटाने की जिस योजना पर आरएसएस काम कर रही थी अमेरिका से मिलकर, सीआईए से मिलकर, वो अब योजना पूरी तरह से फेल हो चुकी है। तो छोड़ देते हैं इस बात को, यहीं आगे बढ़ते हैं। तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल और केरल में भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं जीत पाएगी? बड़ा साधारण सा सवाल है और बड़ा साधारण सा जवाब है मेरे दोस्त। इस 2 लाइन को आप समझ लेंगे और लिख कर रख लेंगे तो मैं समझता हूं रहती राजनीति तक यह काम आएगा। क्यों? तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल और केरल में आपको नीरव मोदी, मेहुल चोकसी, ललित मोदी, अडानी और अंबानी जैसे लोग नहीं मिलेंगे और ना ही इनके दलाल इन प्रदेशों में मिलेंगे। अगर होंगे भी तो बहुत कम मात्रा में, प्रभावशाली नहीं है या अपना प्रभाव नहीं जमा पाए हैं। यानी यह कह सकते हैं कि इन चोरों की दलाली, इन चोरों के दलाल यहां मजबूत नहीं हो पाए हैं इन तीनों प्रदेशों में। तो सवाल ही नहीं उठता कि भारतीय जनता पार्टी वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु और केरल में जीत पाए। मोदी के लिए मैं कह रहा हूं, क्योंकि बीजेपी अब मोदी में सिमट कर रह गई है और यही योजना प्लान बी था आरएसएस का, यानी नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री फिर बाद में राष्ट्रपति, यानी आजीवन उन्हें सत्ता में बनाए रखना था, क्योंकि यह आदेश अमेरिका का है। क्योंकि भारत अभी तक अमेरिका की गुलामी करेगा जब तक नरेंद्र मोदी रहेंगे, या फिर गुजरात लॉबी का वर्चस्व रहेगा, या यूं कह सकते हैं आरएसएस जैसे का वर्चस्व रहेगा राजनीति में। और पहले कई बार कह चुका हूं मेरे दोस्त कि भारत के लोकतंत्र के लिए नरेंद्र मोदी और आरएसएस से बड़ा खतरा तो मैं समझता हूं कोई दुनिया में कोई नहीं है। कोई हमसे युद्ध, पाकिस्तान भी नहीं है, कोई भी नहीं। पाकिस्तान तो फिलहाल वो अपना पड़ोसी देश है, अब पहले अपना था पाकिस्तान भी, वो अपने भाई हैं। और मैं समझता हूं जब हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम कहीं युद्ध लड़ेंगे या हो गया युद्ध तो और फंसेंगे तो पाकिस्तान छोटे भाई का रोल जरूर निभाएगा, ये मेरा पक्का विश्वास है। क्योंकि उसने अपनी राजनीति, अपनी कूटनीति को इस स्तर पर स्थापित किया है कि उसने ईरान के लिए और जो काम इस समय किया है, या जो डिप्लोमेसी उसने डेवलप की है, या जो कनेक्शन उसने डेवलप किया है, या उसकी कूटनीति जिस तरह से सफल हुई है, वो ये मानने में कोई किसी को गुरेज नहीं होना चाहिए कि वो भारत से बहुत आगे निकल गया है, कम से कम कूटनीति में। और हम पीछे रह गए हैं क्योंकि हमारे साथ, हमारे देश पर अमेरिका के थोपे गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विराजमान हैं, और जब तक वो विराजमान रहेंगे हमारे हालात यही रहेंगे, बदलने वाले नहीं हैं। थोड़ा युद्ध की बात करते हुए फिर आते हैं चुनाव की बात पर। मेरे दोस्त, मैं बहुत पहले कह चुका हूं कि अमेरिका और ईरान युद्ध, अमेरिका इजराइल और ईरान युद्ध कभी बंद नहीं होगा। इजराइल या तो ना रहे नक्शे पर, और या तो पूरी दुनिया ना रहे, क्योंकि ईरान को मिटाना उसके बस की बात नहीं है। अब ये मेरे कहने का अर्थ नहीं है कि दुनिया से बड़ा हो गया ईरान, ये बात नहीं है। एक कमजोर से कमजोर आदमी की बात मैं कर रहा हूं। ईरान तो बहुत मजबूत है, बहुत विशाल देश है, और सबसे ज्यादा वहां लोग राष्ट्रवादी रहते हैं। वहां कोई खुमैनी भक्त नहीं रहते, यहां जैसे आपके यहां है, वहां राष्ट्रभक्त हैं और सबके सब राष्ट्रभक्त हैं। और यही कारण है कि ईरान को कभी नहीं हराया जा सकता और कोई नहीं हरा सकता, चाहे किसी भी तरह का कितना ही बड़ा युद्ध हो जाए। और वैसे तो अब ईरान के साथ पूरी दुनिया खड़ी हो गई है। जो अमेरिका और इजराइल के साथ नहीं खड़े हैं वो तटस्थ हैं, या इस युद्ध में अमेरिका और इजराइल अकेले लड़ रहे हैं, उनके साथ कोई नहीं है। या तो लोग तटस्थ हैं और या ईरान के साथ हैं। और 2 बड़े देश, उनमें से एक हमारा बड़ा मित्र रूस और चीन, दोनों ही ईरान के साथ खड़े हैं, और दोनों ही इस समय शक्ति, पावर, समृद्धि में कम से कम अगर अमेरिका से आगे नहीं है तो पीछे भी नहीं है, और वो होड़ में ही है, नंबर 1 बनने की होड़ में।
अविवेकशील राजनीति ने अमेरिका की जो सत्ता थी दुनिया का दादा बनने का, उसे बिखेर दिया, वो तोड़ दिया। और अब भारत के आपके प्रधानमंत्री ने, जो कि तथाकथित हैं, मतलब वो तो अडानी अंबानी अमेरिका के हैं, उनके चलते, उनकी कूटनीति के चलते, उनकी नीतियों के चलते आज भारत दुनिया में अकेला पड़ चुका है। ब्रिक्स का सम्मेलन भी हुआ, उसमें भी कोई बयान नहीं दे पाए, उसमें भी कुछ नहीं हुआ। दूसरे देशों ने विरोध ही किया जो ब्रिक्स में है। खैर, भारत बिल्कुल अकेला पड़ चुका है। अब सवाल यह है कि जिसके पीछे नरेंद्र मोदी जाके खड़े हैं वो किसी का मित्र हो ही नहीं सकता, यानी अमेरिका। वो किसी का मित्र नहीं हो सकता। वो इजराइल का भी मित्र नहीं है, जिसके लिए अपने आप को युद्ध में झोंक दिया, उसका भी मित्र नहीं, वो अपने लिए लड़ा। अब उसकी हैसियत नहीं रह गई लड़ने की। उसको पता चल चुका कि ईरान के पास न्यूक्लियर बम है। दूसरी बात कि चीन और रूस साथ में खड़े हैं लड़ने के लिए, तो अमेरिका को पीछे हटना था, हट गया एक बहाना ढूंढ करके। जो डायलॉग्स चल रहा है, जो समझौते की बातें चल रही, सीज फायर की, ये सब ड्रामा है, चलता रहेगा। अब अमेरिका नहीं युद्ध में कूदेगा, नहीं आएगा, ये तो निश्चित हो चुका है। मेरे दोस्त, इजराइल कब तक लड़ेगा और अब दुनिया के नक्शे पर इजराइल रहेगा या पूरी दुनिया? तय तो यही होगा, आप देख लीजिएगा किसी भी तरह से। और यही हो रहा है धीरे धीरे, चाहे कारण कुछ भी गिनाए जा रहे हैं मेरे दोस्त। तो ये अंतरराष्ट्रीय बातें थी जो आज भी शाश्वत हैं और आज के काफी दिन बाद, काफी साल बाद भी शाश्वत रहेंगी। मैंने कहा कि इजराइल का वजूद ही इस दुनिया के लिए, पूरी दुनिया के लिए खतरा है। ईरान छोड़ दीजिए, ईरान से लड़ रहा है, पूरी दुनिया के लिए खतरा है। क्योंकि उनकी सोच, क्योंकि उनका खानाबदोश होना, क्योंकि उनका ये सब कुछ कई बार कह चुके हैं, बता चुके हैं। बात उससे बाहर निकल कर आते हैं मेरे दोस्त। आ जाते हैं अपने असली मुद्दे पर, जिसे जिसे आप तक पहुंचाने के लिए आज आए हैं, और वो है भारत में हुए 5 राज्यों में चुनाव परिणाम को लेकर के। मैंने कहा चाहे जितना जोर लगा लें, चाहे जितनी चोरियां कर लें, नरेंद्र मोदी कर लिए, चाहे जितने हथकंडे अपना लिए वोट चोरी के, फिर भी किसी भी कीमत पे कम से कम ये 3 राज्य में तो सवाल ही नहीं उठता कि पांव रखने के लिए भी जगह बना सके। वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु और केरल। आसाम में लड़ाई चल रही है। आसाम में बीजेपी को हारनी चाहिए। वही हार बचाने के लिए नरेंद्र मोदी और उनके लोग लगे हुए हैं। रैलियां वगैरह खासकर उसी को लेकर की गई हैं। अब हेमंत विश्व शर्मा का अनंत भ्रष्टाचार को मद्देनजर रख करके लोग वोट करते हैं, या नरेंद्र मोदी के जुमलों में फंसकर वोट करते हैं, ये रिजल्ट के दिन, मतलब 4 तारीख को आपको पता चलेगा। उस पर मैं कुछ नहीं कहना चाहता। आसाम कौन जीतेगा नहीं बता सकता, क्योंकि मैंने कहा कि नरेंद्र मोदी के जुमलों में फंसकर लोग वोट किए और करे होंगे, या हेमंत विश्व शर्मा के पापों को ध्यान में रखकर वोट किए होंगे। तो अगर हेमंता के पापों का हिसाब रख करके वोट किए होंगे तो कांग्रेस सत्ता में आएगी, और अगर मोदी के जुमलों से प्रभावित होकर वोट किए होंगे तो निश्चय ही फिर से रहने देते हैं। लेकिन मैंने कहा कि मेरे दोस्त, तमिलनाडु, केरल और वेस्ट बंगाल में कोई नीरव मोदी, मेहुल चौकसी, ललित मोदी, अडानी, अंबानी या उनके दलाल इन प्रदेशों में नहीं पाए जाते या कम पाए जाते हैं, जिसका सीधा सा परिणाम यह होगा कि नरेंद्र मोदी को यहां जीत तो इन 3 राज्यों में जीत नहीं मिलेगी। जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन ये, चाहे तो ये मेरा वीडियो फिर से चलाकर आप देख लीजिएगा, और इस भाग को आप सेव करके रख सकते हैं। मेरे दोस्त, सबसे बड़ी बात है, मैंने कहा कि इन 3 राज्यों में वेस्ट बंगाल एक ऐसा प्रदेश रहा है जो हमेशा फाइटर की भूमिका में रहा है, बगावत की भूमिका में रहा है, लड़ने की भूमिका में रहा है। वो कभी कायरों का साथ नहीं देगा, वो कभी देश बेचने वालों को वोट नहीं देगा। ये मेरा विश्वास है, ये मेरा कॉन्फिडेंस है। रही बात तमिलनाडु की, मेरे दोस्त, तमिलनाडु में पढ़े लिखे लोग हैं,
और मोदी को और मोदी के जुमलों को, मोदी के अडानी, अंबानी, ललित मोदी, नीरव मोदी के कुकर्मों को समझते हैं। देश के साथ इनका राष्ट्रवाद किस हद तक है इसे भी समझते हैं, क्योंकि पढ़े लिखे लोग हैं। आपको पता ही होगा कि तमिलनाडु 100% पढ़ा लिखा राज्य है, यहां पूर्ण साक्षरता है। तो निश्चय ही पढ़े लिखे लोग नरेंद्र मोदी के जुमलों से प्रभावित नहीं होंगे, झूठ से प्रभावित नहीं होंगे, उनके कुकर्मों को नजरअंदाज नहीं करेंगे, अडानी और अंबानी के दलालों के चक्कर में नहीं फंसेंगे। वो कभी नहीं भूलेंगे कि ये वहीं से आते हैं जहां से नीरव मोदी, मेहुल चोकसी, ललित मोदी या न जाने कितने देश लूट कर भागने वाले हुए हैं और हैं। इन्हें राष्ट्र से कोई लगाव नहीं है। ये तब तक यहां हैं, इस देश में हैं, जब तक इन्हें लूटने दिया जाए। जिस दिन इनके लूट पर कानूनी शिकंजा कसना शुरू होता है, ये देश छोड़कर भाग जाते हैं, क्योंकि इनको देश से कोई मतलब ही नहीं है। इनके लिए राष्ट्र कोई महत्व नहीं रखता। फिर ऐसे आदमी को अगर तमिलनाडु जैसा पढ़ा लिखा राज्य समझ ना पाए और वोट कर दे, ये मैं नहीं मानता। इसलिए मुझे पूर्ण विश्वास है कि तमिलनाडु में पैर रखने की जगह भी नरेंद्र मोदी नहीं बना पाएंगे। अब रही बात केरल की, सबसे पहला राज्य शिक्षा में पूर्ण शिक्षित होने वाला सबसे पहला राज्य केरल है भारत में। और मैंने शिक्षित आदमियों के बारे में बता ही दिया कि शिक्षित आदमी कभी नरेंद्र मोदी के जुमले, झूठ, मक्कारी और जो कर रहे हैं वो देश के साथ गरीबी, बेरोजगारी, धोखा, किसानों के साथ धोखा, मजदूरों के साथ धोखा, काम करने वालों के साथ धोखा, नौकरी ढूंढने वालों के साथ धोखा, युवाओं के साथ धोखा, धोखा 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 का नाम ही है मोदी। जुमला तो वो खुद ही मानते हैं कि वो बोलते हैं, वो जुमला बोलते हैं, वो तो बोलने के लिए बोलते हैं। तो अब उनके बोलने के लिए बोल पर केरल भी किसी भी कीमत पे नहीं फंसेगा। हां, केरल में हो सकता है कांग्रेस की सरकार बने। अगर वहां के लोग परिवर्तन चाहेंगे तो कम से कम किसी भी कीमत पे बीजेपी को तो वोट नहीं देंगे। चलिए, केरल की सरकार है, वहां की सरकार अगर बदलना भी चाहेंगे तो कांग्रेस को चुनेंगे। मुझे लगता है इससे ज्यादा कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है। तो कहने का मतलब तमिलनाडु, केरल और वेस्ट बंगाल का रिजल्ट आपके सामने है। किसी भी कीमत पे नरेंद्र मोदी सरकार बनाने के बारे में तो सोचना ही छोड़ दें, चाहे कितना ही खरीद फरोख्त कर लें, चाहे कितने ही वोटों की चोरी कर लें, किसी भी कीमत पे। तो मेरे दोस्त, जैसे आसाम के बारे में मैंने बता ही दिया कि अब आपको पता ही होगा कि कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, वैसे भी हेमंत विश्व शर्मा का इतिहास भ्रष्टाचारियों, किंग ऑफ द भ्रष्टाचारी कहा जा सकता है। और ये हम नहीं कह रहे, तो बीजेपी कह रही थी। एक पत्रकार अमित शाह से सवाल पूछ दिया, बोलते नहीं बन रहा था। फिर भी राजनीति ये लोग किस मुंह से कर लेते हैं समझ में नहीं आता। वैसे राष्ट्रीय स्तर पर और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बेशर्मी की कोई प्रतियोगिता अगर होती होगी या होती, तो मैं नहीं समझता कि नरेंद्र मोदी के अलावा कोई भी विजेता हो सकता है। बेशर्मी, शर्म नाम की कोई चीज नहीं है, कहीं से भी नहीं। चाहे ट्रंप गाली दे ले, चाहे भारत को लतिया ले, चाहे भारत को जो भी करना चाहे कर ले। और ये सब कुछ क्यों होता है मेरे दोस्त? वो साधारण सी बात है। मैंने कहा कि अमेरिका के रहते विश्व में शांति नहीं आ सकती, क्योंकि हथियार विक्रेता है। इजराइल के रहते विश्व में शांति नहीं आ सकती, क्योंकि किंग ऑफ द ब्लैकमेलर है। उसने महारत हासिल की है ब्लैकमेलिंग में, मतलब दूसरों के राज को इकट्ठा करके उनको दबाव में लेकर उनसे काम करवाने में। इसमें इजराइल को महारत हासिल है। और नरेंद्र मोदी उसी में फंसे हुए हैं। एपिस्टीन फाइल की कथा तो आप जानते हैं, उस पर फिर से कभी और। तो एपिस्टीन फाइल की कथा से जुड़े नरेंद्र मोदी या फिर ट्रंप, या फिर ये कैसे, मतलब नरेंद्र मोदी किसी भी कीमत पे अमेरिका से हटकर कोई बात नहीं कर सकते। इजराइल के पीछे खड़े होना नरेंद्र मोदी की मजबूरी है, क्योंकि बहुत से राज नरेंद्र मोदी का इजराइल के पास है, नेतन्याहू के पास है, ट्रंप का भी है। एपिस्टीन फाइल इसमें सबसे बड़ा प्रमुख है। हां, और अमेरिका की चौकीदारी करते हैं नरेंद्र मोदी, नौकरी करते हैं नरेंद्र मोदी। तो अमेरिका परस्त भारत बनाने के लिए उन्हें प्रोजेक्ट किया गया था, उसमें पूरी तरह से सफलता मिली है। मेरे दोस्त,
जाते जाते आखिरी बात जो मैं हमेशा कहता हूं, अगर इस देश को बचाना चाहता है कोई, इस देश के का हितैषी है कोई, इस देश के बारे में अच्छा कोई सोच सकता है, तो वो इतनी बात समझ ले कि उसके सामने मुद्दा नरेंद्र मोदी का इस्तीफा है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। नरेंद्र मोदी का इस्तीफा ही इस देश को बचा सकता है, इस देश की एकता अखंडता को, इस देश में शांति ला सकता है, इस देश के लोकतंत्र को बचा सकता है, इस देश में समृद्धि ला सकता है, इस देश को युद्ध में झोंकने से रोक सकता है, इस देश को पूरी तरह से खत्म होने से बचा सकता है, लोकतंत्र को बचा सकता है, इस देश का रवर बन सकता है। अगर कोई सोच रहा है भारत में, और अगर भारत में कोई राष्ट्रवादी है, तो वो बस एक बात उसके दिमाग में होना चाहिए कि नरेंद्र मोदी के रहते तो भारत गया। तो मुद्दा बस एक ही है, नरेंद्र मोदी का इस्तीफा। इसलिए मैं कहूंगा नरेंद्र मोदी जी से, मोदी जी इस्तीफा दो एंड गो, जहां भी जाना चाहो। आपके तो बहुत से आपके भाई बंद जहां जहां ले लेकर भागे हैं, बसे हुए हैं दुनिया के देशों में, और आपने भी छुपाकर उन्हीं के पास पैसा रखा है जो ब्लैक मनी भारत को लाकर भारत विश्व गुरु बनाने की कल्पना और सपना दिखाए थे भारत को, वो भी उन्हीं के पास छुपा करके आपने रखा है। तो आपके लिए गो,